नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। पहलगाम आतंकी हमला एक बड़ा प्रयोग था। पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकवादियों को अपने दिल में, अपने घर में हमेशा से पनाह दी है और इसका बड़ा उदाहरण है ओसामा बिन लादेन से लेकर कई जो आतंकी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली है। अब किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले की जो स्क्रिप्ट है ठीक 22 अप्रैल से पहले लिखी गई थी, किस तरह से सोची समझी रणनीति थी, प्लानिंग थी, देखिए हमारी खास पेशकश में। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खतरनाक दांव क्यों खेला? पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता था? पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की स्पीच आखिर सवालों में क्यों है? क्या हमले की टाइमिंग और तरीका भी कुछ कहता है? पहलगाम हमले के बाद उठे ये वो सवाल हैं जिसके बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान की सेना और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। इसे कोई संजोग समझने की भूल तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सुनियोजित साजिश मानी जा रही है। इसके पीछे बाकायदा कारण भी है, इसके पीछे पाकिस्तान का दांव भी है, इसके पीछे हमले की टाइमिंग भी है और वो नापाक मंसूबे भी हैं जिसको अंजाम देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को पहलगाम हमले का साजिशकर्ता ऐसे ही नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण है पहलगाम हमले के 6 दिन पहले की 16 अप्रैल 2025 की वो तारीख जब असीम मुनीर ने भारत को तोड़ने वाला वो जहर उगला था। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा और ये भी कहा कि पाकिस्तान इसे कभी भुला नहीं पाएगा। असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का बचाव करते हुए हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं भी बताई और कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका, लेकिन इन सब के बीच कुछ गौर करने वाली बातें भी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी वजह से हम एक देश नहीं 2 देश हैं। आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, जिसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। कश्मीर हमारे गले का नस था और रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरियों भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। असीम मुनीर के इस बयान के कई अलग अलग मायने पहलगाम हमले के बाद निकाले जाने लगे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आदिल रजा ने असीम मुनीर के इस बयान का कनेक्शन पहलगाम हमले से सीधे जोड़ दिया। आदिल रजा का ये ट्वीट 24 अप्रैल का है, जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया समुदाय के वरिष्ठ सूत्रों ने पुष्टि की है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ISI को पहलगाम में घटना को अंजाम देने का आदेश दिया था। आदिल रजा ये भी कहते हैं कि जानकारी उनको भारतीय एजेंट के रूप में लेबल करेगी, लेकिन ये एक तथ्य है। इसके लिए असीम मुनीर को कौन जवाबदेह ठहराएगा? यही नहीं, एक और ट्वीट करते हुए कई ऐसे बड़े संवेदनशील सवाल भी उठाए हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कटघरे में खड़ा करता है। पहलगाम हमले में कथित भूमिका की जांच तक असीम मुनीर को निलंबित क्यों नहीं किया जाता?
आर्मी चीफ असीम मुनीर से इस हमले को लेकर क्यों नहीं पूछा जा रहा है? पाकिस्तानी सेना के सोशल मीडिया सेल और समर्थक क्यों घबरा रहे हैं? असीम मुनीर ने हमला करवाया है तो उसका भी जवाब देना चाहिए। अब तनाव क्यों ले रहे हैं? नवाज शरीफ का कोई ट्वीट क्यों नहीं आया है, जो कथित तौर पर असीम मुनीर के हितैषी हैं? क्या नवाज शरीफ को भी ये पता है कि असली अपराधी असीम मुनीर हैं? पाकिस्तान से ही उठे ये सवाल असीम मुनीर की संदिग्ध भूमिका की ओर साफ इशारा करते हैं। यही नहीं, कई एक्सपर्ट्स असीम के बयान और पहलगाम हमले को संयोग से ज्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उसमें असीम की बातों का असर साफ दिखता है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट के बाद अब आपको अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सुनाते हैं, जो पेंटागन में काम कर चुके हैं, और आप इनके आरोपों को ध्यान से सुनिएगा। General Munir said, "This is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore." Asif Munir gave a green light. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन पाकिस्तान की फौज पर भड़के हुए हैं और आईएसआई को हमास जैसा आतंकी तक कहा है। और ये कोई संजोग तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का कोई पूर्व अधिकारी ये बात कह रहा है तो जाहिर है कि इसके पीछे वजह भी ठोस ही होगी। Than it was for Hamas, and frankly, it's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI. सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान पर चौतरफा उंगली उठ रही है तो वो खुद पहलगाम हमला करवाने का खतरनाक दांव क्यों खेलेगा? तो इसके पीछे भी वजह है। वजह पाकिस्तान का बुरा गुजर रहा वक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पूछ परख तक नहीं हो रही। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अंदर घुसकर हमला कर रहा है और पाकिस्तान आवाम भी महंगाई के चलते सरकार से परेशान है। लिहाजा इनसे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत पर हमला करने से अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है? हालांकि इसके भी कई फैक्टर हैं। चलिए आपको समझाते हैं। आर्टिकल 370 का कश्मीरियों की तरफ स्वीकार करना। पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर मुद्दे पर अपनी पकड़ कम होना एक कड़वी गोली की तरह है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। 10 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। हालात सामान्य होने लगे। कश्मीर में टूरिज्म भी लगातार बढ़ने लगा। दूसरे राज्यों से लोग काम के सिलसिले में भी कश्मीर आने लगे, जिससे पाकिस्तान की रणनीति बेकार हो गई। इन दिनों पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स कई वजहों से गर्म है। बलूच अलगाववादियों ने हाल ही में एक पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आदिवासी इलाकों में हावी होने लगी। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और लोग सरकार से इसका जवाब मांगने लगे। पाकिस्तान के अंदर जनता कई सारे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने लगी है। लिहाजा पाकिस्तान सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब तो है नहीं। तो जाहिर है कि जब आंतरिक रूप से चीजें बिखर जाती हैं, तो इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना ने ऐसे काम किए जो पाकिस्तान की जनता को राष्ट्र हित में एकजुट कर सके। लिहाजा इसका सबसे अच्छा टूल है कश्मीर में आतंक मचाने से बढ़िया क्या ही हो सकता है। कश्मीर को अस्थिर करके भारत को दुश्मन की तरफ पाकिस्तान की जनता के सामने पेश करके मुद्दों से आसानी से भटकाया जा सकता है। इसके दो और कारण निकलकर सामने आते हैं। असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान को दुनिया भर के देश नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए, लेकिन उनकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नहीं था। ईरान के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी हालात खराब हैं। हाल ही में बलूच उग्रवादी संगठन ने 8 पाकिस्तानी प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान तक भाव पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। भारत की अन्य मुस्लिम देशों से बढ़ती नजदीकियां। 1971 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश पाकिस्तान से नाता तोड़ने लगे हैं। कई मुस्लिम देश अब सीधे तौर पर भारत का समर्थन करने लगे हैं। अफगानिस्तान तक भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगा है।
यही वो आधार है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का दिया बयान कहीं ना कहीं इस हमले की ओर इशारा करता है। और जब पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की ही सेना है, तो जाहिर है कि ये बेबुनियाद तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद इसे हमास की तरह रची गई साजिश करार दे रहे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास के कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये साफ इशारा है कि इस हमले के पीछे बहुत कुछ तो संदिग्ध है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ये हमला करवाकर हासिल क्या करना चाहता है। तो चलिए इसके पीछे के कारण भी आपको समझाते हैं। कश्मीर में पर्यटन और विकास रोकना। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर का स्थानीय कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए। 2024 में 2.35 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए। लिहाजा हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर टूरिज्म को प्रभावित आराम से किया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों पर हुए हमले के बाद कोई भी पर्यटक कश्मीर जाने से डरेगा। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना भी हो सकता है मकसद। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका नाम और धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और हिंदू होने पर मारा। इस हमले से भारत में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। जाहिर है कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा है और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। पाकिस्तान ने इस हमले से भारत को बदनाम करना चाहा और दिखाना चाहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस हमले से पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी संगठनों को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। जाहिर है कि पाकिस्तान ने अपने समर्थन वाले आतंकी संगठनों के लड़ाकों को हमला करने के लिए मोटिवेट किया। कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश की, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये मुद्दा कमजोर हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में की जा रही बयानबाजी भी इन्हीं मुद्दों की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक मान लिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दी गई। ने जो बोला ये एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो राजनीतिक वातावरण था इंटरनेशनल, उसमें रशिया के खिलाफ अमेरिका था और पाकिस्तान था। रशिया ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था और अफगानिस्तान के लोग तरस रहे थे कि रशिया का ऑक्यूपेशन निकले। तो जितने ट्राइबल्स होते हैं जो कि आमतौर पे आपस में लड़ते होते हैं, वो उनको इकट्ठा किया, तालिबान के फैक्शंस और लोकल ट्राइबल्स को, और सबने मिलकर अभियान चलाया और इन्होंने वो वॉरियर्स क्रिएट की, जिन्होंने एक ग्रास रूट लेवल से रशिया से लड़ना शुरू किया। और जो रशिया का जो रिजल्ट आया, जो हाशिया हुआ, वो हम सबको पता है। पर एक बात याद रखिए, अगर आप ऐसे तरीके अपनाएंगे, एक कि जहरीले आप कांटा को बोएंगे कि दूसरे को लग जाए, वो कांटा फिर आपको भी लगने लगेगा। अब वही जो टेररिस्ट है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अब वो क्या कर रहा है, वो ढूंढता है। अब वो क्या हुआ है, वो जो टेररिस्ट है पार्टीज में मिक्स हो गए हैं। वो कोई अफगान तालिबान है, कोई पाकिस्तान तालिबान है, इनमें ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज में मिक्स हो गए हैं। अब क्या होता है, या तो वो एक पार्टी के खिलाफ होंगे, या आर्मी के खिलाफ होंगे, या उसके होंगे। आपने अब देखा है
कि तालिबान आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तान के आर्मी के, उसको कंट्रोल करने में लगे हैं, सलाने में लगे हुए हैं, मुल्ला एलिमेंट इसमें लगे हुए। तो आपस में अब पाकिस्तान भी ग्रसित है टेररिस्ट से, जिस तरीके से बाकी के ग्रसित है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, ये बात दुनिया में अब छिपी नहीं है। लेकिन पहलगाम हमले को लेकर एक सवाल और है जो पूछा जा रहा है, वो इस हमले की टाइमिंग पर, क्योंकि पहलगाम हमले की टाइमिंग और तरीका बताता है कि यह हमला एक बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, जो बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के संभव नहीं लगता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टाइमिंग 3 बड़े संकेत दे रही है। पहलगाम हमले के वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार के साथ भारत में मौजूद थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके ये मैसेज देने की कोशिश की, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब के जिद्दाह में थे। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को मैसेज देने की कोशिश की, कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने लगे हैं। हमले की जगह यानी पहलगाम के बेस कैंप से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी देने की कोशिश भी हो सकती है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि इस हमले के पीछे बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी और ये हमला बिना आईएसआई के इशारे पर नहीं किया गया, और जाहिर है कि अगर इसमें आईएसआई शामिल है तो इसकी खबर पाकिस्तान के पूरे अलाकमान को भी रही होगी। देखिए, जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे, वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारे फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है, उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया, ये आईएसआई के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आईएसआई ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो डीजी आईएसआई कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर डीजी आईएसआई ने ये आदेश दिया है तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके डीजी आईएसआई पुलिस, ये तीनों लोग शामिल हैं, और इनको सजा लगाना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। भारत के साथ पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम हमले में साजिश हुई है, इसलिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ जहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चाहे वो इस्लामिक अरब देश हो या फिर पश्चिमी देश, सब भारत के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। दुनिया का भारत के लिए एकजुट होना पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। पहलगाम की भी घटना हुई है, आज केवल भारत में लोग मरमाहत नहीं हैं। इस घटना को कंडम चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इटली हो, यूरोपियन यूनियन हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, पूरी दुनिया इस घटना से दुखी है। और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है, जिस तरह से हमानियत की सारी हदें पार कर गए। आतंकवाद के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत का साथ निभा रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन कर भारत की धरती पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर लिखा कि नेतन्याहू ने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से हुए आतंकी हमले की बर्बर प्रकृति को साझा किया और अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया।
दुनिया पहलगाम में हुए हमले को इजराइल पर हुए हमास की हमले की तरह देख रही है। पाकिस्तान की दुनिया में खूब किरकिरी हो रही है। दुनिया भारत से भी इजराइल की तरह इंतकाम की मांग कर रही है। That is exactly what went on. When we had the October 7th, 2023 massacre in Gaza, when we had the October 7th, 2023 Hamas attack on Israel, is evident that the Pakistanis are trying the same tactic. Now, it should be no more successful for Pakistan than it was for Hamas, and frankly, it's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group, and demand दुनिया सीधे तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता रही है और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान पहले से ही भूखमरी के कगार पर है और पाकिस्तान अपने देश में ही कई चुनौतियों से लड़ रहा है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ आती है तो हालात पाकिस्तान के लिए बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि इस बार भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक न करके डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया, जो उसे दाने दाने के लिए तरसा सकता है। भारत ने पाकिस्तान से हर तरीके के व्यापार पर भी रोक लगा दी है। दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जिनमें जैविक रसायन, औषधीय उत्पाद, चीनी और मिठाइयां शामिल हैं। इसके बदले में पाकिस्तान से भारत को वस्त्र, नमक, गंधक, चूना और सीमेंट भेजता है। भारत पाकिस्तान को हर साल हजारों करोड़ रुपए के सामान भेजता है। भारत का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट साल 2020 के मुकाबले साल 2024 तक 300% बढ़ा है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.21 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा हमले से पहले साल 2018 में कारोबार रिकॉर्ड 2.35 अरब डॉलर तक पहुंचा था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात करीब बंद कर दिया था। हालांकि अन्य देशों के साथ हमारे कारोबार के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी था। ना तो उसे अब कर्ज मिल रहा है, ना ही दूसरे देशों का उसे समर्थन मिल रहा है, और ये बात अब पाकिस्तान भी समझ चुका है। शायद इसीलिए उसके सुर भी बदल गए हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत मानो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के इस बयान के लिए ही बनी हो। ये तो वही बात हो गई कि कटघरे में खड़ा मुजरिम खुद को सजा दिलाने की तामील कर रहा हो, क्योंकि दुनिया जानती है कि पहलगाम का गुनहगार और आतंक का पनाहगार कोई है तो वो पाकिस्तान है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तो शहबाज साहब किसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं? अपने ही आर्मी चीफ असीम मुनीर की, जिसके भड़काऊ भाषण के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, या लश्कर चीफ हाफिज सईद की, जिसे खुद ISIS ने बख्तर बंद कर रखा है, या फिर लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और कमांडर अबू मूसा की, जिन पर पहलगाम हमले की साजिश को अंजाम देने के आरोप हैं। अब शरीफ साहब ऐसे कर तो नहीं सकते, तो कहीं उनके अंदर का डर तो ये सब नहीं उगलवा रहा है? हिंदुस्तान में तो इसे पाकिस्तान के डर का ही असर बताया जा रहा है। देखिए, जांच क्या करेंगे? चोर कभी चोरी का जांच कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान से ही आए थे लोग, हर जगह से दिख रहा है, और इसका ऑलरेडी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। पाकिस्तान में भी लोग चिल्ला रहे हैं कि हम पीछे। बाकी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो डर के मारे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। ये डर अच्छा है, डर रहना चाहिए। वो प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड जब रहेंगे हम मारेंगे नहीं, जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तभी मारेंगे, और जोरदार मारेंगे।
भारत का जवाब जोरदार भी होगा और असरदार भी, और इस डर ने शाहबाज की नींद उड़ा दी है। दरअसल पहलगाम के इंतकाम में भारत ने पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया, फिर डिजिटल स्ट्राइक किया, और शायद अब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सताने लगा है, क्योंकि शाहबाज के बयान पर ना तो भारत में किसी को भरोसा है, ना ही कोई उम्मीद। उन्होंने पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। शाहबाज पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर लगे आरोप को निराधार बता रहे हैं और दुनिया चीख कर पाकिस्तान को आतंकिस्तान कह रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन की आहट से ही पाकिस्तान की घबराहट बढ़ी हुई है और शहबाज शरीफ का बयान उसी घबराहट का नतीजा माना जा रहा है। तुम शुरू करो और हम खत्म करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है और इसीलिए पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है। ये आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील मारने का समय भी शुरू हो चुका है। इस खास कार्यक्रम में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए DDUP। नमस्कार।